बिलावल भुट्टो साहब का नाम और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम अहकामात की तरह ये हुक्म भी हमारे सार आंखों पे। फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में इंटरवल चल रहा है, ये फिल्म जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन ओमनी ग्रुप की असल जो मालिक व मुख्तार है वो तो जरदारी साहब ही हैं। जो मुतालबा है PTI का उनके इस्तीफे से मुतल्लिक वो कायम है। ओ बेवकूफ़ो, ओ जाहिलो, वो नहीं डरेगा तुम्हारे ये अटकंडों से। तुम एक नहीं 50 केस बनाओ, इंशाल्लाह उनको मैं मुंह दूंगा। आने दो इन तूफानों को, हम तो इन तूफानों को देख के खुश होते हैं। इसने कशकोल लिया हुआ है, कहीं से 3 बिलियन, कहीं से 2 बिलियन, कहीं से 1 बिलियन की बात करते हैं। $50 बिलियन आपके अपने स्टॉक में आपका उड़ गया। जब आपको ये बातें नहीं समझ आती तो ये नौकरी क्यों करते हो? मुझे नहीं आती क्रिकेट, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने की। जो JIT की फाइंडिंग्स हैं उन्हें नैब को भिजवा दिया गया है। JIT कंटिन्यू करेगी और नैब की तफ्तीश को असिस्ट करेगी। वफाकी काबीना ने ये नाम JIT की रिकमेंडेशंस के ऊपर डाले थे, अदालत ने हुक्म किया निकाल दिए जाएंगे। लेकिन जो क्रिमिनलिटी है उसके ऊपर से ये नहीं है कि अब आपको इसके जवाबदेही नहीं होगी। जाली झूठी JIT रिपोर्ट है, जाली साजिशी सियासी JIT था। हम इन किस्म की धमकियों से नहीं डरते हैं। नैब हो चाहे वो दूसरे इदारे हैं, वो हुकूमत के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। सदर ज़रदारी को निशाना बनाया गया। सदर ज़रदारी के खिलाफ जो किरदार कशी हुई है, हम इसको कंडेम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के पीछे फरीद रईस के साथ। जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग केस, JIT की तहकीकात और उसमें 172 नाम। ये 172 नाम जब आए, हुकूमत ने इस पर एक हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुशीर बराए एहतिसाब वजीर आजम शहजाद अकबर साहब भी हमरा मौजूद थे और यह ऐलान किया गया कि अक्रॉस द बोर्ड 172 तमाम नामों को ECL में डाला जाएगा। जहां एक तरफ यह JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश जब की गई और इसके साथ साथ 27 दिसंबर 2018 को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से काफी शदीद रद्द अमल सामने आया उसको देखते हुए। और अब जबकि इसकी समाअत आज हुई तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी दिलचस्प रिमार्क्स और जो मुकालमे हुए वो सुनने में और देखने में आए। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस JIT जिसमें 172 नाम थे ECL में डाला गया, उनमें से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम निकालने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जरा नजर डालते हैं और आप जो देख भी रहे होंगे जो मुकालमे हुए और आज चीफ जस्टिस साहब का जो सवाल भी हुआ उसमें जो बातचीत की गई उसमें अगर हम देखें तो यह बताया गया और कहा गया है कि नैब 2 माह में असर तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करे। तफ्तीश के बाद अगर कोई केस बनता है तो बनाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया गया और चीफ जस्टिस साहब ने यह सवाल किया कि मासूम बिलावल ने पाकिस्तान आकर ऐसा क्या कर दिया। ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने के हवाले से बात की गई। सिर्फ सियासी स्कोरिंग के लिए वजीर आला और बिलावल भुट्टो को शामिल किया गया, यह कहना था चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का। ECL से नाम निकलने के बावजूद किसी को भी तफ्तीश से इस्तिस्ना हासिल नहीं, यह कहना है शहजाद अकबर का। और मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं कि तैयारों में मुफ्त सफर करने वालों को जवाब देना होगा। ओमनी ग्रुप के असल मालिक आसिफ अली जरदारी ही हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ये कहते हैं और ठग्स ऑफ पाकिस्तान में मुराद अली शाह का अहम किरदार है, उनके खिलाफ नैब तहकीकात करेगा। और साथ साथ वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ये भी कहते हैं कि जो फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान चल रही है उसमें इंटरवल आया है लेकिन मामला ये चलते रहेंगे। बात यहां पर यह कि इस वक्त बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध के नाम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम तो आ गए हैं, लेकिन जो ट्राइका है, जो ओमनी ग्रुप है, जरदारी ग्रुप है, बहरिया टाउन है, जिसमें मलिक रियाज हैं, जैन मलिक हैं, इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी हैं, परियाल टालपुर हैं, ये तमाम जो नाम है अभी भी इनके नाम ECL में है और इनके हवाले से कोई सुप्रीम कोर्ट के अहकाम सामने नहीं आए हैं। लेकिन इनकी असर नौ तफ्तीश नैब के सुपुर्द कर दी गई है, लेकिन कहा यह गया है कि JIT इनको असिस्ट करेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यकसर इस JIT को रद्द उन्होंने किया और जिस तरह से बिलावल ने कहा कि यह जाली JIT है, सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। दोनों ही इस वक्त एहतसाब की जद में है, मुस्लिम लीग नून भी और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी, और दोनों ही
जमातें इस वक्त एहतसाब के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही हैं, एहतसाब का जो निज़ाम है उसके ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं, उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। लेकिन एक और सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि इस एहतसाब के निज़ाम के ऊपर जब एहतसाब हो रहा है तो ये दोनों जमातें जो कि इस वक्त पार्लियामान के अंदर भी मौजूद है, जिन्हें सेनेट में अक्सरियत भी हासिल है, कोई ऐसी कानून साजी, साथ मिल बैठने की बात और एहतसाब के निज़ाम में कोई तब्दीली या बेहतरी लाने के हवाले से अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रहे हैं? सेटलमेंट जो पॉइंट है, पॉइंट स्कोरिंग है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इस वक्त की जा रही है। 4.5 माह का अरसा जो बीत चुका है, हुकूमत के लिए भी कानून साजी कोई वाजे अब तक नहीं हो सकी, ना ही कोई ऐसा कानून लाया गया जिसकी कोई खातिर ख्वाह, जिसकी पजीराई अवाम में जिसको हासिल हो सके। अब यहां ये सवालात पैदा होते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले दिनों में अगर आसिफ अली जरदारी मुश्किलात का शिकार होते हैं तो क्या तब भी बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्हें एक स्टेट्समैन के तौर पे एक नौआमूज सियासत के अंदर लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ही कंपोज्ड तरीके से जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सियासत कर रहे हैं, इश्यूज की सियासत कर रहे हैं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने वालिद के साथ और बाकी पीपल्स पार्टी भी कि ऐसे मामले में अगर आसिफ अली जरदारी किसी मुश्किल का शिकार होते हैं तो किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में इस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करेगी और बाहर अगर आएगी तो अवाम में इस चीज को किस तरह से लेकर जाएगी? इस सब पर बात करेंगे। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और अपने जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराएंगे, बात करेंगे, रद्द-ए-अमल लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि पीपल्स पार्टी इस चीज के ऊपर जो अप्रिशिएट कर रही है, वहीं अगर 18वीं तरमीम के ऊपर जब यही सुप्रीम कोर्ट, यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब बात करते हैं कि उसकी असेंबली के अंदर जो बहस है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुई, जो सैर हासिल बहस है वो ना हो सकी, तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर जिंदगी और मौत का मसला क्यों बना लेती है? बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज साहब। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो का नाम ECL से निकाला जाए या सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं, इस पर पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी का अब क्या रद्द-ए-अमल है, जिस पर काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था और इसी JIT की रिपोर्ट को जाली रिपोर्ट कहा गया? देखिए जी, हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि ये पूरा गठजोड़ है तहकीकाती इदारों का और PTI की गवर्नमेंट का, और वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने निशाना बनाया हुआ है अपनी नाअहली छुपाने के लिए, अपनी कारकर्दगी जो ख़राब कारकर्दगी है उस पर पर्दा डालने के लिए और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, जो महंगाई से और गैस के इशूज़ और लोड शेडिंग के इशूज़ हैं उनसे तो उन्होंने ये काम किया हुआ था। अब ये चीज़ और साबित हो गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने JIT का हुक्म दिया था, JIT बनी, और जब JIT ने रिपोर्ट दी तो जिस तरीके से ये नाच रहे थे और मतलब शादियाने बजा रहे थे, तो मतलब हम यही कह रहे थे भाई JIT एक रिपोर्ट है तहकीकाती इदारों की और वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी है। सबसे बड़ी बात कि आपको पहले किस तरह इल्म हो गया कि इस रिपोर्ट में क्या है और क्या क्या होगा और किसके खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा ने फिर हमले शुरू कर दिए सूबाई हुकूमत पर और गवर्नर रूल की बातें, और वफाकी वज़रा जैसे लोग भी, और वहाँ फवाद चौधरी साहब ने पूरा बिस्तर बांध लिया कि जी मैं जाकर सिंध बैठता हूँ, और मतलब यहाँ मतलब उनके MPs ने इस तरह के शुरू कर दिया काम। तो हमने फिर हमारे जो मौक़िफ़ था वो यही था कि जी ये रिपोर्ट है, अब देखें सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो उसका पता चलेगा और जो फैसला कोर्ट करेगी। वही हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट में ये आई और चीफ जस्टिस साहब ने सुनी तो उन्होंने मतलब जिस तरीके से वफाकी हुकूमत के लोगों को बेइज्जत किया, जिस तरीके से उनको डांट पिलाई, जिस तरीके से उनको कहा गया कि मतलब बिलावल साहब का नाम और बाकी लोगों के नाम जो, और जिस तरीके से उन्होंने नाम डाले थे, फरीद साहब मैं बताऊं कि मतलब अब जिस तरह के मेरा नाम था, मैं ना हुकूमत में था उस वक्त, न मेरा कोई इससे ताल्लुक भी था, लेकिन मेरा नाम डाल दिया गया। एक और हमारे सूबाई वजीर हैं उनका नाम डाल दिया गया। इस तरह एक फौत हुआ शख्स है उसका नाम डाल दिया गया। सेक्शन अफसरों के नाम डाल दिए गए, मतलब डिप्टी सेक्रेटरियों के नाम डाल दिए गए। अब सब के सब नाम है, सब परेशान है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, और आखिर उसका नोटिस लिया चीफ जस्टिस। ठीक है इम्तियाज साहब, ये जो केस की हेयरिंग है, जो जब ये 172 नाम जब रिपोर्ट आई, नाम ECL में डल गया, जब हुकूमत ने डाल दिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आप अगर ये समझते हैं कि ये तमाम चीजें
दुरुस्त नहीं है, आप क्लियर हैं, तो इतना शदीद रद्दअमल देने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी, हुई, और आज सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है वो बिलावल साहब और मुराद अली शाह साहब का नाम निकालने का हुक्म दिया। देखिए जी, हमने मतलब जो उन्होंने कहा उस वक्त, उन्होंने सबसे पहले तो हमला किया सूबाई खुद मुख्तारी पे, सूबाई असम्बली पे और हुकूमत पर, जो और मरकजी वज़रा ने किया। तो ये क्या किसी तरीके से भी बनता है कि हॉर्स ट्रेडिंग जिसके लिए खान साहब तक खड़े होकर बातें करते थे कंटेनर पे, उन्हीं के वजीर, उन्हीं की सूबाई असम्बली के मेंबरान, मतलब वो तो इस तरह कहते हैं कि बस चंद घंटों में हुकूमत गई और गवर्नर रूल लग गया, और गवर्नर साहब ने जिस तरीके से यहाँ पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो अब लाजमी है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, एक भारी भरकम मैंडेट से सिंध में तीसरी दफा जीत कर आए हैं हम, और ये हमारा हेडक्वार्टर है सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो लाजमी है हम उसमें बैठ के इनको फ्री हैंड तो ना देते, हमने जरूर अपना फिर जवाब दिया, और जवाब भरपूर तरीके से दिया, और देंगे भी आइंदा अगर इस तरह की हरकत की तो उन्होंने। ठीक है, आपने कहा कि इस पर जवाब आपको देना था और आपने दिया, लेकिन इस आज जो मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट में नाम निकाले जाने के हवाले से जो अहकाम दिए गए, इस पर तो सराहा गया, लेकिन जब 18th अमेंडमेंट की बात आई, जब 18वीं तरमीम पर बात आई, इसी अदालत यही चीफ जस्टिस साहब मौजूद थे और उन्होंने इस बात की कि सैर हासिल गुफ्तगू और बहस नहीं हुई, तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं सराहा? उस पर क्यों नहीं उस बात को? फैसला नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराहम करती है, और फाजिल जज साहबान जितने भी हैं वो कभी भी इस तरीके का सियासी फैसला नहीं करेंगे। अब आप डैम के मसले पे देख लें, डैम के मसले पर चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से पानी के मसले पर आगे बढ़कर आए, उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की है, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि कालाबाग डैम मुतनाज़ा डैम है, तो उन्होंने मतलब कहा कि हर वो डैम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे जो मुतनाज़ा ना हो, सूबे इख्तलाफ न करें। तो मतलब और फिर दयामीर भाषा और मोहम्मद डैम की तरफ आ गए, और मतलब कालाबाग डैम की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा जब इस पर कंसेंसस होगा तब बात करेंगे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है ना, वो किसी एक जमात की तो नहीं है, ये सबकी है सुप्रीम कोर्ट, हम सब की सुप्रीम कोर्ट है। और मतलब हमें उनसे इंसाफ की तवक्को है, और बल्कि यकीन है कि वो जिस मसले पर भी बात होगी तो इंसाफ करेंगे। तो अगर इस तरह का कोई सूरत हाल पैदा हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या और जमातें जो भी 18 तरमीम की हक में हैं वो ज़रूर अपना मौक़िफ़ देंगी और उस पर बात करेंगी। लेकिन अब वो मसला ख़त्म हो गया, उन्होंने खुद ही उसको कहा कि ये मसला अब मतलब अभी ख़त्म है, उस मसले में अभी उस तरह की बात नहीं है, कानून बन चुके हैं।
तो मतलब मेरा मतलब है कि कंट्रोवर्सीज तो सुप्रीम कोर्ट पैदा नहीं करेगी ना। ठीक है, ईसीएल में बात कर लेते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहबा का नाम के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई है, इस पर क्या रद्देमल होगा? चले जो बिलावल साहब और मुराद अली शाह साहब है वहां से तो एक रिलीफ मिला एटलीस्ट कि ईसीएल में नाम निकालने का हुक्म आ गया, लेकिन जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहबा का नाम के हवाले से इस तरह का कोई हुक्म नहीं आया है। जरूर आएगा जी, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जरदारी साहब हमारे लिए अपना चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वाइस चेयरमैन मतलब को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और अली फरियाल जो है हमारी मतलब सिंध की लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और मतलब लेडीज़ विंग की सदर है हमारी, और काबिल एहतराम है हमारे लिए, मतलब लाजमी है। और दूसरी बात ये जो इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, पहले भी इल्ज़ामात लगे थे, जरदारी साहब इससे ज़्यादा इल्ज़ामात की जद में थे, और 11 साल वो जेल भी खा कर आए, जेल में थे वो, ठीक है ना, साबित तो नहीं हुआ ना। डॉक्टर आसिम का केस ले लें, क्या इल्ज़ामात नहीं लगे थे, 300 अरब 400 अरब, तो वो क्या हुआ? मतलब शर्जील मेमन को ले रहे हैं, वो खुद आके दर पेश हुए, अगर उनको कोई भी दिल में चोर होता वो खुद आते, खुद आके पेश होते। ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं, ये वक्त आएगा, वक्त साबित करेगा। और देखें अब ये चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पर वन वे नहीं फैसला किया, उन्होंने मजीद प्रोब के लिए भेज दिया नैब को, नैब इस पर 2 महीने के अंदर इंक्वायरी करे। अगर वो इस इंक्वायरी से मुतमईन होते तो उसको एक्सेप्ट कर लेते ना, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने भेज दिया नैब को। अब नैब जरूर बुलाएगी जिन लोगों के पर जिन पे इल्जामात है उनकी बात भी सुनेगी, मतलब उसके बाद कोई फैसला होगा, और हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा। और उसमें इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जिस तरह आज चीफ जस्टिस साहब ने हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को और हमारे चीफ मिनिस्टर को उन्होंने मतलब क्लीन चिट दी है, तो आइंदा बाकियों को भी इंशाल्लाह क्लीन चिट मिलेगी, और मतलब इससे सुरखरू होकर हम आएंगे। और हम अभी एहतसाब के हम खिलाफ कभी भी नहीं है, एहतसाब हो, लेकिन हम चाहते हैं कि एहतसाब हो तो सबका बराबर से हो। ये ना हो कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो सब नैब में मतलूब हों, सब जाएं वहाँ नैबों में इंक्वायरियाँ भुगतें, वजीर आला उनके, डिफेंस मिनिस्टर उनके, और बाकी वज़रा उनके, तो उनको कुछ भी ना हो। और जबकि हमारा सिर्फ JIT जो कि तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट थी, उस पर हम लोगों के नाम ECL में डाल दिए, ये कहाँ का इंसाफ है? उधर से तो कुछ लोग नून के लोग उन्हीं इल्जामों में जेल में पड़े हैं, और ये तहरीक इंसाफ के लोग बाहर ठीक है। इम्तियाज साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर बिलफर्ज मुस्तकबिल करीब में आने वाले दिनों में जरदारी साहब अगर किसी मुश्किल में आ जाते हैं, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वालिद साहब की इस मुश्किल में उनका साथ देंगे? किस तरीके से देंगे? या फिर वो जो स्टेट्समैन एक पॉलिटिक्स जिनके बारे में कहा जा रहा है बिलावल साहब की कि वो इशूज की सियासत कर रहे हैं, वो इशूज की सियासत पे ही फोकस रखेंगे अपना? बिलावल साहब अपने वालिद के लिए, उनके अलावा पूरी पार्टी मोहतरम आसिफ अली जरदारी के साथ खड़ी होगी, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि इंशाल्लाह वो इन तमाम इल्ज़ामात से बरी होंगे, जिस तरह वो पहले बरी होते आए, पहले क्लियर होते आए। और ये शक व शुबा भी किसी में न रहे कि पार्टी उनको मतलब उनके पीछे नहीं खड़ी होगी, पार्टी उनके साथ खड़ी है। हमारे चेयरमैन साहब साथ खड़े हैं, आप लाड़काना की स्टेटमेंट देख लें जलसे की, आप उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, तो मतलब ये तो मतलब एक मैं समझता हूँ बचकाना सोच है कि मतलब चेयरमैन साहब साथ खड़े होंगे नहीं होंगे, पार्टी खड़ी होगी नहीं होगी। ये तो मतलब विदाउट एनी डाउट है कि पार्टी भी उनके साथ खड़ी है, पार्टी की क़यादत भी उनके साथ खड़ी है, और बिलावल भुट्टो साहब भी उनके साथ खड़े हैं, सब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा था उससे पहले कि जी अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है तो सबकी करें ना। अब जो ये उन्होंने जी पहले तो कहा कि JIT की रिपोर्ट आ गई है, वजीर आला सिंध इस्तीफा दें, तो उसका तो खैर चीफ जस्टिस साहब ने उनका वो जो सिलसिला था वो हवा उनकी निकाल दिया। लेकिन इम्तियाज शेख साहब, अकाउंटेबिलिटी तो सबकी हो रही है ना, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो नहीं हो रही है, मुस्लिम लीग नून भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वज़रा हैं उनके भी जो है वो नैब में इंक्वायरी चल रही है। नहीं, फिर तहरीक इंसाफ की क्यों नहीं हो रही जनाब? तहरीक इंसाफ की भी तो हो। और ये मोहम्मद डैम पर इतना बड़ा स्कैंडल आया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखा है, मैंने नहीं लिखा कोई, या आपने नहीं लिखा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि इसमें मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और सही तरीके से नहीं दिया गया। वो जो चाइनीज़ कंपनी जिसको वो लेकर आए वो भी मतलब ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, नेपाल में इधर उधर वर्ल्ड बैंक के इदारों ने उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, और मतलब उनको भी दिया। और फिर जिस तरीके से उसको डिफेंड किया जा रहा है, मतलब जो वफाकी वजीर हैं पानी के, उसको डिफेंड कर रहे हैं, कि मतलब ये लगता है कि मतलब फिर तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब से, वजीर आजम से, क्योंकि वो
सुबह शाम वो लेक्चर देते हैं ईमानदारी का और अपना फेयर ट्रायल का और मतलब ट्रांसपेरेंसी का। तो इस पर वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया इस पे? हम तो मुतालबा करते हैं कि वो पानी का वजीर जो कि डिफेंड कर रहा है इसको, जिसकी मिनिस्ट्री में ये सब कुछ हुआ, और वो जो मिनिस्टर साहब हैं, जो एडवाइजर साहब हैं, वो इस्तीफा देना। अभी क्यों नहीं इस्तीफा देते? इस्तीफा दूसरों से सिर्फ मांगना है, खुद नहीं देना। अपने वजीर आला के खिलाफ उनकी इंक्वायरी है तो वो इस्तीफा उससे डिमांड नहीं करते, सिर्फ दूसरों से डिमांड करना। ये तो बड़ी ज्यादती है ना, ये तो फिर पूरे अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल न करें आप, जो दूसरों के लिए आप डिमांड करते हैं। ठीक है इम्तियाज साहब, एक चीज है, अगर आपकी भी तनकीद है, आपके भी तहफुजात हैं, नून लीग के भी तहफुजात है, नैब के ऊपर है, तो एहतसाब के कानून और कवानीन के अंदर फिर बेहतरी लाने के लिए आप क्यों नहीं हाथ मिलाते? आप पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस वक्त सेनेट में आपकी अक्सरियत है, आप असेंबली के अंदर भी अपने इत्तेहादी और जो दीगर लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं, आगे क्यों नहीं आते आप इसको करने के लिए? देखिए जी, ये मतलब जरूर होना चाहिए, मैं इसमें बिल्कुल वो नहीं करूंगा एतराज, ये तो इस बात पे होना चाहिए। और देखिएगा आने वाले दिनों में शायद ये मजीद आपस में करीब आए। जो अपोजिशन की जमातें हैं इस वक्त सब दूर खड़ी हैं या मतलब करीब आ रही हैं आस्ते आस्ते, तो मतलब जो रवैये हैं इनके, जो वफाकी वज़रा के रवैये हैं, जो मतलब इनके MPs के MNAs के रवैये हैं, जो हुकूमत का रवैया है, वो सबको मिलाएगा ये, मतलब देखिएगा। और लेकिन अभी खुद भी तो कोई कानून साजी नहीं कर सकी ना हुकूमत। आप देखें 4-5 महीने हो गए, कोई एक बिल उन्होंने पास किया हो, इस पोजीशन में नहीं है कि वो बिल पास करा सकें। तो मतलब और ये तो काम हुकूमत का है ना, कि हुकूमत आए और अपोजिशन को साथ लेके चले। ये तो साथ लेके चलने की दूर की बात, ये तो मतलब सुबह शाम उनके मतलब बयानात बंद नहीं होते और मतलब अखलाकियात से गिरी हुई जबान इस्तेमाल की जा रही है। मतलब ये तो कभी भी नहीं हुआ। इम्तियाज साहब, आप साथ लेकर चलने की जो बात कर रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के ऊपर जो अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब रहे, उनको तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया ना, तो साथ तो लेके चल रही है हुकूमत। देखिए ये बना दिया है तो मतलब उनका हक था, वो मतलब उन्होंने बनना था। अपोजिशन नहीं बनना होता है, अपोजिशन शुरू से ही बनती आती है, लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें बनता है। पहले भी इस तरह था, अभी भी उन्होंने किया है, तो अब कर दिया। तो लेकिन फिर उनके एक वफाकी शेख रशीद साहब वो कोर्ट में जा रहे हैं। मतलब इस तरह की सियासत तो नहीं चलती ना। मतलब एक तरफ से फेडरल कैबिनेट का हिस्सा है, फिर वो कोर्ट में जा रहे हैं, उधर से कुछ लोग कह रहे हैं हमने तो बना दिया। तो ऐसे तो मतलब फिर सियासत नहीं चलेगी ना। ऐसे तो फिर कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, असेंबली में भी बढ़ेगी, बाहर भी बढ़ेगी। और मतलब ये तो पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। और जिस तरीके से आप देखें इकोनॉमी की जो सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान की, डॉलर का रेट देखें। अभी आज आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तो मैंने बात की, आप आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख लें। जो उनका तहरीक इंसाफ का पीरियड है, उन्होंने ज्यादा पैसे उधार लिए हैं स्टेट बैंक से हुकूमत के खर्चों के लिए, जो कि पिछले 6 महीने में पिछली गवर्नमेंट ने लिए थे। अब पिछले साल पिछली गवर्नमेंट ने इसी 6 महीनों में लिए थे। ये आज की रिपोर्ट है। ठीक है, मतलब ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस पर बात कर रहे थे और इस मौजू के ऊपर सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई, जो मुकालमे हुए, जो रद्द-ए-अमल आया, जो बातचीत हुई और आइंदा के लाहे-अमल के हवाले से, अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब के कवानीन को बेहतर बनाने के हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो उसके बाद बात करेंगे कि जो मईशत के चैलेंजेस हैं, मौजूदा हुकूमत के पास कोई वाज़े प्लान, कोई हिकमत अमली है या फिर दोस्त ममालिक से सिर्फ पैकेजेस लेके ही मईशत को संभाला देने की कोशिशें की जाती रहेंगी। बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। माशी चैलेंज हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त, और जिस तरीके से वजीर आज़म इमरान खान की दोस्त ममालिक में दौरा और उनसे माशी पैकेजेस के हवाले से बातचीत, जिस तरह से सऊदी अरब ने मौखर अदायगी के ऊपर तेल देने का वादा किया, स्टेट बैंक के ऊपर कैश रकम रखने का वादा किया, जो कि रकम मिली भी। इसके साथ मुत्तहदा अरब इमारात के जो शेख हैं उनका दौरा है पाकिस्तान 12 साल बाद, और ये पैकेजेस जो दिए गए मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से भी, अगर हम बात करें तो दोनों ममालिक की तरफ से डेफर्ड पेमेंट या मौखर अदायगी के ऊपर तेल की फरामी, और इसी के साथ साथ जो स्टेट बैंक के अंदर जो रिजर्व्स हैं उनको या कैश पैसे रखने के हवाले से, जो रकम की इमदाद के हवाले से, अदायगी के हवाले से जो इकदाम उठाए गए और पाकिस्तान की मदद की गई। लेकिन क्या वजह है
कि दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद के बावजूद भी पाकिस्तान मईशत के हवाले से मौजूदा हुकूमत अब भी गुमगू कैफियत का शिकार है। IMF के पास जाना है या नहीं जाना, इस पर भी कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है। इस वक्त जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम तरीन सतह के ऊपर हैं, महंगाई बढ़ रही है। गुज़िश्ता अगर हम रुपए की डिवैल्यूएशन देखें या उसकी कदर में कमी देखें तो यह तकरीबन 30% के करीब है, और रुपए की कदर में जो हालिया कमी हुई उसको अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई। जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं बढ़ना चाहिए थी वो कम हो गई, मजीद गिर गई। जो बिजनेस या कारोबार करने के हवाले से, इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से जो मवाफिक जो फजा होती है कारोबार के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए, वो इस वक्त बेयकीनी का शिकार हैं कि हुकूमत कोई एक लाहे अमल तय करने में अब तक कामयाब नजर नहीं आ रही है। अगर हम फिच सॉल्यूशंस की बात करें तो उनकी जो रिपोर्ट आई है फिच सॉल्यूशन की, उसके अंदर ये तमाम बातें भी लिखी गई हैं, और जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके हवाले से 20% कमी है, मजीद 20 से 30% कम होने का इम्कान जाहिर किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। आलमी तजारती सरगर्मियों के सुस्त रवैये के शिकार होने के अंदाजे हैं जो पाकिस्तानी बरामदात पर असर अंदाज होंगे, और पाकिस्तानी बरामदात की डॉलर मालियत साल दर साल तकरीबन 13% कम हुई है, ये रिपोर्ट बता रही है। और इसी के साथ साथ ये भी बताया गया है जो ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ के दरमियान जो अदम इस्तेहकाम है, इखराजात और रेवेन्यू ग्रोथ, वो भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। बात सारी की सारी ये है कि खतरे की घंटियां बहुत सारी बज रही हैं, लेकिन हुकूमत के पास कोई सलूशन, इस्लाहात हैं या फिर इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर माशियात हैं, तज्ज़ियाकार, इससे डॉक्टर फरूख सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ये मुझे बताइएगा सबसे पहले कि इन तमाम तर माशी मुश्किलात से मौजूदा हुकूमत अब तक निपटने में कामयाब नजर क्यों नहीं आ रही है? देखिए, कामयाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो मैं समझता हूँ कि अभी 4 महीने 5 महीने में कोई भी हुकूमत आ जाए दुनिया की, जो मुश्किलात थीं, जो पहली वाली हुकूमतें मुश्किलात छोड़ के गई थीं, उनमें से कामयाबी से इतनी तेज़ी से निकलना तो आसान नहीं होगा। इस वक्त तज्ज़िया ये करना होगा कि क्या माशी पॉलिसी जो है वो इन प्लेस है, क्या उस माशी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद जो है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है या कितना आहिस्ता हो रहा है। और तीसरी चीज़ ये होगी कि उस माशी पॉलिसी के नताइज कब निकलेंगे, वो 1.5-2 साल से पहले किसी भी माशी पॉलिसी के नताइज जो हैं वो नहीं निकल सकते। जो ख़तरे की घंटियां हैं जिनका मैं पिछले कुछ दिनों से जिक्र कर रहा हूँ, सबसे बड़ी ख़तरे की घंटी ये लग रही है कि हमारे डॉलर के ज़खायर जो हैं वो इतनी तेज़ी से गिर जाते हैं। हम जो दोस्त ममालिक के पैकेजेस का जिक्र करते हैं, हम सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं, $1 बिलियन नवंबर में आता है और तकरीबन 16-17 दिन में वो हम सर्फ कर देते हैं, वो नुकसान हो जाता है। दिसंबर में एडिशनल $1 बिलियन आता है और साथ ही साथ 16-17 दिन में वो भी निकल जाता है। तो यहाँ पे सारा का सारा फोकस हो रहा है कि बीमारी की अलामात को किस तरह दबाया जाए, बीमारी का इलाज नहीं सोचा जा रहा या बीमारी का इलाज। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि बीमारी का इलाज नहीं सोचा जा रहा है बल्कि बीमारी को दबाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई हुकूमत में आने से पहले माशी तौर पर भी जो माजी की हुकूमत रही उस पर तनकीद करती रही। जब यह मालूम था कि माशी मुश्किलात हैं और जिसकी जिम्मेदारी इसहाक डार के ऊपर भी डाली जाती है कि ये तमाम तर मामलात इसहाक डार साहब जब वो वजीर खजाना थे, उन्होंने उनकी वजह से मामलात इस नहज पर पहुंचे हैं, तो फिर कोई स्ट्रैटेजी पीटीआई की तरफ से हुकूमत में आने से पहले या फिर आने के फौरन बाद क्यों नहीं अडॉप्ट की गई, क्यों नहीं बनाई गई ताकि इस सिचुएशन से, इस सूरत हाल से आसानी के साथ निकला जा सके? देखिए, सियासी कैंपेन के दौरान जो सियासी नाराबाजी की जाती है, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से की जाती है, मैं समझता हूं कि वो वोट लेने के लिए उस वक्त की जाती है और उस पर ये सोचा नहीं जाता कि इस वक्त जो वादे किए जा रहे हैं क्या वो पूरे हो सकेंगे, क्या पूरे करने की काबिलियत है, क्या पूरे करने की फुर्सत मिल जाएगी, क्या पूरे करने की लिमिट, पाकिस्तान के जो माशी लिमिटेशंस हैं, जो आमदन है, जो
अखराजात बंधे हुए हैं, क्या उनके अंदर वो वादे पूरे हो सकेंगे? तो उसको तो फरीद साहब आप पूरी तरह उन वादों को तो सियासी डब्बे में डाल दें। यहाँ पे सोचना ये होगा कि अब तकरीबन 5 महीने होने को हैं, जो खतरात की घंटियां हैं उनके खिलाफ, उनको चैलेंजेस के खिलाफ कोई माशी पॉलिसी तश्कील दे दी गई है या नहीं दे दी गई, या अभी तक हम सिर्फ ये है कि मर्ज दिल का है और आप एस्प्रिन से उसका सर दर्द का इलाज करे चले जा रहे हैं। इस वक्त ये सिचुएशन मैं महसूस कर रहा हूं कि मर्ज वाकई में दिल का है और खतरनाक मर्ज है, लेकिन हम उसका एस्प्रो से, ये जो दोस्ताना ममालिक, जो बरादराना ममालिक के पैकेज सामने लेके आ जाते हैं, वो बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि दिल का खतरनाक मर्ज लाक है लेकिन उसका दुरुस्त इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हुकूमत क्या अब तक समझ नहीं पा रही है कि माली मुश्किलात से कैसे निपटा जाए? देखिए, मैं आई वॉन्ट टू बी फेयर विद पीटीआई हुकूमत को, कुछ तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स फरीद साहब इतने गहरे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुआहदे जो हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं वो पुरानी हुकूमतें करके गई हैं। अब आप देखिए कि पिछले साल तक हम सोचा करते थे कि $1 अरब का, $1 अरब रुपए का रोज़ाना का नुकसान है गर्दिशी कर्जा का। अभी जो पिछले 137 दिन के अदाद शुमार सामने आए हैं उस हवाले से 137 दिनों में 260 अरब रुपए का हम नुकसान कर बैठे हैं गर्दिशी कर्जा जात के हवाले से। इसी तरह जो बजटरी खसारा है वो भी पिछले साल के मुकाबले में बढ़ता चला जा रहा है। जो हम उधार ले रहे हैं स्टेट बैंक से वो भी पिछले साल के मुकाबले में बढ़ता चला जा रहा है। इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए, जो काबिलियत हुकूमत के डिपार्टमेंट्स के अंदर होनी चाहिए, उसमें कुछ फुकदान नजर आता है। नीयत बिल्कुल साफ है लेकिन कैपेसिटी का, काबिलियत का फुकदान। डॉक्टर साहब, ये जरा फरमाइएगा कि क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर सिर्फ दोस्त ममालिक से ही मांग कर आर्जी तौर पर काम चलाया जाता रहेगा? देखिए, टेम्परेरी बेसिस पे काम नहीं चल पाएगा। मैंने आपसे कहा कि $1 बिलियन आता है, 16 दिन में ख़त्म हो जाता है। हमें बीमारी का जब तक इलाज नहीं करेंगे, बीमारी जो है वो हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में जो $38 अरब का खसारा आ जाता है उसका इलाज करना है। आप दुनिया भर से मदद इमदादी पैकेजेस लेते आएँ। सबसे बड़ा दुश्मन बिजनेस का, बिजनेस एक्टिविटी का फरीद साहब कहलाती है अनसर्टेनिटी, यानी कि गैर यकीनी की फजा। क्या हम IMF के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे? रुपए की वैल्यू क्या होगी आज से 2 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद? रुपया कितना मजीद गिरने वाला है या रुपया स्टेबल होने वाला है? देखिए, हुकूमत गैर यकीनी की फजा दूर नहीं कर पा रही है। हुकूमत को चाहिए वो आए। हम IMF के पास नहीं जा रहे। ये है वो मुतबादिल स्ट्रेटजी हमारे पास, मुतबादिल हिकमत अमली हम बना चुके हैं और ये ठोस हिकमत अमली है। हम IMF के पास नहीं जा रहे, या हम IMF के पास जाना जरूरी है हमारे लिए, हमारे पास कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। वन वे और द अदर आपने गैर यकीनी की फजा जो है उसको दूर करना है। अगर नहीं करेंगे तो बिजनेस विल स्लो डाउन। बिजनेस स्लो डाउन होगा तो नौकरियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। नौकरियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी, उसके साथ साथ महंगाई बढ़ जाएगी। जिस लिहाज से रुपया गिर रहा है, अगर 30% हमने रुपया गिरा दिया है 1 साल में और फिर भी हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही, तो इसका मतलब है कि हम सही मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे और कोई मुतबादिल मेडिसिन ढूंढनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, रुपए की कदर में जो हालिया कमी की गई है उससे भी मसला क्यों ना हल हो सका? देखिए, ये पॉलिसी PMLN के दौरान भी थी। आपको याद होगा कि दिसंबर 2017 से हमारा रुपया गिरना शुरू हुआ है और पिछले 12 महीनों में तकरीबन आधा दर्जन मेजर डिवैल्यूएशंस हुई हैं और ये 30% रुपया गिर गया है। नवंबर की एक्सपोर्ट्स में देख रहा था, 2018 नवंबर में $1.8 बिलियन की एक्सपोर्ट थी और नवंबर 2017 में 1.9 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी, यानी कि रुपया 30% गिर गया और उसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स भी 6% गिर गई। तवक्कुआत ये थी कि रुपया गिरेगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो बीमारी जहां नजर आ रही है वो मैं समझ रहा हूं कि वो इनपुट कॉस्ट हैं, जो हमारी बिजली की कीमत है, जो हमारी गैस की कीमत है, जो हमारे टैक्स का तरीकाकार है, जो टैक्स का कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर बोझ है। आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 35 से 36%
टैक्स पाकिस्तान में कॉरपोरेशंस के ऊपर लगाया जाता है जो दुनिया भर में किसी मुल्क में इतना हाई नहीं है। उसमें आप विद होल्डिंग ऐड कर लीजिए, उसमें आप सुपर टैक्स ऐड कर लीजिए, तो पाकिस्तान की जो कंपनियां हैं वो 40-41% टैक्स दे रही हैं। हमारी बिजली की कीमत जो है वो तकरीबन 2 गुना ज़्यादा महंगे हो जाती है हमारे कंपेटिटर्स के मुकाबले में। तो बीमारी का इलाज करना है, बीमारी की अलामात को सिर्फ दबाने से काम नहीं। ठीक है, दबाया इस वक्त जा रहा है बीमारी की अलामात को लेकर। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बिजनेस नहीं होगा, कम होगा तो फिर बेरोजगारी होगी, नौकरियां नहीं होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने तो कहा था कि वो एक आम आदमी की भलाई के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। नौकरियां देने का वादा किया गया है, इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए माहौल को साजगार और मवाफिक बनाने का वादा किया गया है, लेकिन मामला तो इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। अच्छा फरीद साहब, कोइंसिडेंस ये है कि मेरा कल जो कॉलम छपा था जिसमें मैंने खतरात की घंटियों का जिक्र किया था, और आज फिच की रिपोर्ट आई है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और तकरीबन मिली जुली खतरे की घंटियां फिच वाले भी बजा रहे हैं। उनका कहना यह है कि बजटरी खसारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, गर्दिशी कर्जाजात बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के नुकसानात। जो 195 रियासती कंपनीज हैं वो तकरीबन 1100 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर रही हैं। तो जो नुकसानात हो रहे थे, पिछले साल हो रहे थे, उससे पिछले साल हो रहे थे, वो सब कंटिन्यू कर रहे हैं, और कुछ नुकसानात बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बजटरी खसारा इस साल बढ़ेगा। महंगाई इस साल पिछले साल के मुकाबले में, अभी जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो तकरीबन डबल हैं। तो हुकूमत को बड़ी संजीदगी से इसके ऊपर फोकस करना होगा कि आम आवाम को रिलीफ किस तरह दिया जाए। एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती जो हमारे सामने आई है वो तेल की कीमतों के हवाले से आई है। आज से 3 माह पहले जो 80-85 डॉलर का एक बैरल था वो अब गिरता हुआ तकरीबन $50 पर बैरल पे पहुंच गया है, और पाकिस्तान को मैं समझता हूं तकरीबन 4 से 4.5 अरब डॉलर का सालाना फायदा होगा तेल की कीमतों से गिरने का, अगर यही वाला ट्रेंड जारी रहा। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि इस फायदे का सही फायदा उठाया जाए और कुछ रिलीफ इसकी आवाम तक भी पहुंचाए। डॉक्टर साहब, FATF के हवाले से भी खतरा मंडला रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इस बारे में हुकूमत कोई मौसर और वाज़ेह हिकमत-अमली बनाते हुए आपको नजर आ रही है, या यहां पर भी आर्जी ही काम चलाया जा रहा है और बीमारी को दबाया जा रहा है? 2 खतरात और हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक FATF के हवाले से और एक बहुत सारे हमारे मुकदमात जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन डिफरेंट केसेस में चल रहे हैं, चाहे वो रेकोडेक के हवाले से हो या ब्रॉडशीट के हवाले से हो या कार की जो रेंटल पावर प्लांट लगाया गया था उसके हवाले से हो। दोनों में पेशरफ्त जो है, जिस रफ्तार से मेरी ख्वाहिश होगी या आपकी तवक्कुआत होंगी उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा। FATF बड़ा सीरियस मामला है, उसके ऊपर उसमें कानून साजी के हवाले से कुछ काम हुआ है, अमल दरामद के हवाले से कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। डॉक्टर साहब, रुपए की कदर कम हुई लेकिन मसला जूं का तूं ही रहा। इसी के साथ साथ सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। मसाइल अपनी जगह पर वैसी मौजूद हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही है, जो बिजनेस के लिए एनवायरमेंट है वो फ्रेंडली इस वक्त नहीं है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने यहां पे सरमायाकारी करनी है, वो खुद गुमगू और कंफ्यूजन का शिकार हैं कि क्या करें। हुकूमत खुद किसी एक जगह पर नहीं बैठ रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला तो काफी ज्यादा खौफनाक होते चले जा रहे हैं मईशत के हवाले से। देखिए, 2 सबसे बड़ी चैलेंजेस है। एक चैलेंज है डॉलर किस तरह इकट्ठा करना है, डॉलर के ज़खायर को किस तरह बढ़ाना है, और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूं जो अंदरूनी सेक्टर में होगा वो महंगाई के हवाले से होगा। पाकिस्तान के ऊपर अगर 30% हमारा रुपया गिरता है तो उसका तकरीबन बहुत सारा बोझ जो है वो पाकिस्तान के कम आमदन तबकात के ऊपर पड़ता है। और जो शराय जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑलरेडी आप समझिए कि पिछले साल के मुकाबले में डबल हो चुका है। पिछले साल 3.5% था, आज 7.5-8% पे कहीं वो हिट कर रहा है। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, हुकूमत को फोकस करना होगा, हुकूमत को अपने सारी काबिलियत इकट्ठी करके सर जोड़ के इसका सामना करना होगा और किसी न किसी किस्म की ठोस
पॉलिसीज बना के अवाम के सामने और बिजनेस ग्रुप्स के सामने रखनी होंगी। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जो मौजूदा टीम है, ये जरा बताइएगा कि क्या इस्लाहात की जो बात कर रहे हैं आप, क्या इस्लाहात लाने में कामयाब हो सकेगी? एहलियत रखती है कि ये वो इस्लाहात या जो मर्ज का इलाज है वो कर सके? द वे आउट इज इस्लाहाती पैकेज, और मैं ये समझता हूँ कि इस्लाहाती पैकेज लाने की काबिलियत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारी टीम काम कर रही है उसमें एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये इस्लाहाती पैकेज जो है ये अगर किसी आलमी मालियाती निज़ाम के तहत कोई मॉनिटरिंग प्रोग्राम पाकिस्तान में आ जाए और जो पैगाम आलमी मंडियों को भेजना है कि पाकिस्तान इस्लाहात के लिए तैयार है, वो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि वो किसी जो आलमी मालियाती निज़ाम है, IMF जिसका हिस्सा है, जिसका हिस्सा हम 1950 से बने बैठे हैं, ये दो चीज़ें डॉलर के ज़खायर और एक पैगाम दुनिया भर को भेजना कि हम इस्लाहात के लिए तैयार हैं, इसके बगैर मामला आगे बढ़ता नजर नहीं आता। फरीद साहब, डॉक्टर साहब, इसी माह में इंदिया दिया गया है कि हुकूमत एक और मिनी बजट लेकर आएगी। आने के साथ ही कम से कम 2-3 मिनी बजट तो हो ही जाएंगे और फिर जून जुलाई के अंदर माली साल के इख्तिताम के बाद एक और बजट आ जाएगा।